मॉर्निंग रुपेश सर। और आज मैंने आप लोगों के लिए जय प्रक्रम क्लास 10th का हिंदी नोट्स लेकर आया है। जय प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सजीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में जय प्रक्रम पोषण, श्वसन, वहन या संवहन, उत्सर्जन। पोषण पोषण वह महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होती है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पोषण द्वारा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। पोषण के प्रकार। स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण करने वाले सजीव स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, कुछ जीवाणु जैसे सल्फर जीवाणु। विषम पोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहती है उसे विषम पोषण कहते हैं और ये सजीव विषम पोषी कहलाते हैं। उदाहरण सभी जीव जंतु, कवक। नोट: विषम पोषण के प्रकार। प्राणी संपोषण उदाहरण अमीबा, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी जीव। मृतजीवी पोषण उदाहरण फफूंदी, कवक। परजीवी पोषण उदाहरण जोंक, अमरबेल, फीताकृमि। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करती है। 6CO2 + 12 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल इक्वल्स टू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। नोट: प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है। इसमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल आवश्यक है। क्वेश्चन: प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। मृदा में उपस्थित जड़ से खनिज लवण एवं जल की प्राप्ति कर हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की प्राप्ति पौधे करते हैं। क्वेश्चन: हमारे जैसे बहुकोषी जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषण क्यों अपर्याप्त है? बहुकोषी जीवों की संरचना जटिल होती है। इन जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक कोशिकीय अंगकों में आवश्यक होती है जो विसरण द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन: जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादपों में जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में ताप नियमन तथा पौधों को अतिरिक्त जल से छुटकारा मिलती है। रंध्र पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है जो गैसीय विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन में मदद करती है। रंध्र का खुलना एवं बंद होना। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। इन द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो वे फूल जाते हैं जिसमें रंध्र के विरुद्ध छिद्र खुल जाते हैं, जबकि द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने पर रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। नोट: प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होने पर पौधे इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। मानव पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होती है। मुख में लाला ग्रंथि द्वारा लाल रस का स्रवण होता है। मुख में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में खंडित कर पाचन करती है। मुख से भोजन क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचती है। जठर ग्रंथि जठर रस का स्रवण करती है जो पाचन कार्य में सहायक होते हैं। आमाशय में अल्प मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देती है। प्रोटीन एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। आमाशय को भोजन क्षुद्रांत में पहुंचाती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग तथा कुंडलित होता है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पुनः पाचन होती है। सहायक पाचन अंगों में यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है। आमाशय के अम्लीय भोजन को अग्नाशयिक एंजाइम द्वारा अग्नाशय रस से क्षारीय तथा यकृत से पित्त रस भी क्षारीय बनाने में मदद करती है। यहाँ प्रोटीन एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल तथा वसा एंजाइम लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बदल देती है। पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत में अंगुली नुमा प्रवर्ध होती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अपच भोजन वृदांत से मल द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। क्वेश्चन: अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है? अमीबा एक कोशीय सूक्ष्म जीव है जिसमें प्राणी संपोषण होता है। सर्वप्रथम अमीबा भोज पदार्थ के समीप आता है। भोज पदार्थ को कुटपाद या पादाप के द्वारा उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। कोशिका द्रव में प्रवेश कर भोजन रसधानी या खाद्य रिक्तिका में भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में विघटित करते हैं। अपच भोजन कोशिका की सतह की ओर गति कर शरीर से बाहर निष्कासित की जाती है। पाचन पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिलतम अणु एंजाइम द्वारा सरलतम अणु में टूटते हैं। पाचक एंजाइम क्या है, इसे कार्य लिखें। पाचक एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो पाचन क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए एमाइलेज, प्रोटीन के लिए पेप्सिन, वसा के लिए लाइपेज,
नामक पाचक एंजाइम होते हैं। कार्य: पाचक एंजाइम भोजन के जटिलता में उनको सरलता में टूटकर क्षुद्रांत के सतहों में अवशोषित कर लेते हैं। मानव श्वसन तंत्र: मानव में वायुमंडलीय ऑक्सीजन नासाद्वार द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, ग्रसनी द्वारा कंठ से होते हुए श्वास नली पहुंचती है। कंठ में उपास्थि का वलयनुमा संरचना होती है। इसके बाद वायु श्वसनी तथा श्वसनिका द्वारा फुफ्फुस में पहुंचती है। फुफ्फुस के अंदर गुब्बारेनुमा संरचना होती है जिसे कुपिका कहते हैं। इसमें गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने से वक्ष गुहिका बढ़ जाती है, जिससे फुफ्फुस का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कुपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है। जटिल रासायनिक क्रियाओं तथा आंतरिक क्रियाओं द्वारा बना CO2 श्वास चक्र द्वारा श्वसन मार्ग से वायुमंडल की ओर छोड़ दी जाती है। इससे फुफ्फुस का क्षेत्रफल कम हो जाता है। इस कार्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों में पहुंचाई जाती है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव श्वसन क्रिया में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। इस कारण जलीय जीवों को श्वसन दर अधिक होता है, जबकि स्थलीय जीवों को श्वसन दर सामान्य होता है। क्वेश्चन: ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया होती है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनती है, यह हमारी पेशीय कोशिकाओं में होती है। तीसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्रदान करती है, यह ईस्ट में होती है। इसे किण्वन क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन: मानव में ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है? मनुष्यों में श्वसन क्रिया द्वारा गैसीय विनिमय होता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। यह वर्णक फुफ्फुस के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। पुनः आंतरिक जटिल क्रियाओं तथा उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर वाहिनियों द्वारा फुफ्फुस तक पहुंचाया जाता है। यह श्वसन मार्ग द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। मानव में वहन: मानव में भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्वों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र मानव वहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मानव वहन के अवयव: हृदय, रुधिर नलिकाएं, वहन माध्यम। मानव हृदय मानव का मुख्य वहन अंग हृदय है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हृदय आवरण से ढकी होती है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय के फैलने को सिस्टोल तथा सिकुड़ने को डायस्टोल कहते हैं। एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल को एक हृदय की धड़कन कहते हैं। मानव शरीर में उपस्थित ऑक्सीजनित रुधिर ऊपरी भाग तथा निचले भाग के महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में प्रवेश करती है। दाएं अलिंद से रुधिर वॉल्व द्वारा दाएं नीले में जाती है। यह वॉल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है। इसके बाद फुफ्फुस में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने के कारण ऑक्सीजनित रुधिर धमनी द्वारा बाएं अलिंद में जाती है, जो वॉल्व द्वारा बाएं नीले से में जाती है। इसके बाद महाधमनी द्वारा उस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। मानव में दोहरा परिसंचरण: मानव में दोहरा परिसंचरण 2 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट, फुफ्फुस रुधिर परिसंचरण। सेकेंड, प्रणालीगत परिसंचरण। मानव में जब दाएं नीले से ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़े की धमनी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फुफ्फुस में ले जाई जाती है तो ऑक्सीजन का विसरण होता है। तत्पश्चात रुधिर ऑक्सीजनित हो जाती है। इसके बाद ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़े की सिरा पल्मोनरी वेन द्वारा फुफ्फुस से हृदय में पहुंचाई जाती है। हृदय के बाएं अलिंद में ऑक्सीजन रुधिर बाएं निलय में प्रवेश करती है, जहां महाधमनी द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के सभी भागों में पहुंचा दी जाती है। इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर पृथक होते हैं तथा उनका मिश्रण नहीं हो पाता है। नोट: रुधिर दाब में प्रकुंचन दाब है 120 mmHg, अनुशिथिलन दाब 80 mmHg। रक्त दाब मापने का मशीन स्फेग्नोमोमैनोमीटर होता है। मत्स्य का हृदय 2 कोष्ठकों में, जबकि सरीसृप का हृदय 3 कोष्ठकों में बटी होती है। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठक में होता है। पादपों में परिवहन: जाइलम फ्लोएम। पादपों में मृदा से प्राप्त खनिज लवण एवं जल का परिवहन हरी पत्तियों तक जाइलम द्वारा होती है। पादपों की पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का परिवहन पौधे के सभी भागों में फ्लोएम के द्वारा होती है। नोट: बाष्पोत्सर्जन द्वारा पादपों को जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में तथा पौधों में ताप नियमन में सहायता मिलती है। क्वेश्चन: मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य? मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं: पहला हृदय, दूसरा रुधिर नलिकाएं, तीसरा वहन माध्यम। कार्य: हृदय का कार्य रुधिर का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना है। सेकेंड, रुधिर नलिकाओं में धमनी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन एवं सीरा विऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करती है। थर्ड, रुधिर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का वहन करती है। इसमें आरबीसी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, WBC
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है तथा पट्टिकानु रुधिर का थक्का जामने में मदद करती है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? स्तनधारी पक्षी तथा पक्षियों में कोशिकीय कार्य हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज के विखंडन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर से अलग करने पर ही इतनी अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक। मानव में परिवहन रुधिर नलिकाएं, धमनी, सीरा, केशिकाएं। धमनी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से सभी भागों में पहुंचाती है। सीरा विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाती है। केशिकाएं वे रुधिर नलिकाएं होती है जो धमनी एवं सीरा को जोड़ती है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके दो अवयव हैं, कणीय अवयव रुधिर कणिकाएं तथा द्रवीय अवयव। कणीय अवयव में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा पट्टिकानु होती है। द्रवीय अवयव में यह पीले रंग का तरल माध्यम है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबन होती है। इसमें 90% जल तथा सेव अवयव प्लाज्मा, प्रोटीन, खनिज तत्व होते हैं। यह प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप से वहन करती है। लसिका यह प्लाज्मा की तरह ही रंगहीन तथा तरल पदार्थ होता है जिसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होती है। ये अंत कोशिकीय अवयव में आ जाते हैं। लसिका कोशिकाओं में प्रवेश करती है, अंत में बड़ी सीरा में खुलती है। इनका कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करना, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करना, यह लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध कार्य करती है। उत्सर्जन वह महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया जिसमें सजीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव का उत्सर्जन वृक्क है। मछली का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, पक्षी का यूरिक अम्ल, मानव का यूरिया है। उत्सर्जी अंग में केचुआ को नेफ्रिडिया, ऑर्थोपोडा का मेलपेगियन ट्यूब्यूल, मानव का वृक्क। मानव के सहायक उत्सर्जी अंगों में त्वचा, यकृत, वृद्धांत तथा फुफ्फुस है। मानव उत्सर्जन तंत्र मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है। यह वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है, इसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग होती है। मानव उत्सर्जन क्रिया द्वारा वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में एकत्रित होती है तथा मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर चली जाती है। मूत्र रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ को छानकर बाहर करता है। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि यूरिया तथा यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। मानव में मूत्र में 95% जल, 0.2% क्रिएटिनिन, 2% यूरिया, 0.03% यूरिक अम्ल तथा क्लोराइड, सोडियम, पोटासियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट आयन भी उपस्थित होते हैं। यह मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। नेफ्रॉन, वृक्काणु। उत्सर्जन तंत्र की इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन इकाई होते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल रह जाते हैं। मूत्र के इस नलिका में पहुंचने पर पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण होता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है। मूत्राशय पृष्ठीय होता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहकर मूत्र निकासी का कार्य करता है। यह नेफ्रॉन या वृक्काणु का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा रात्रि में गैसीय अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तरल अपशिष्ट पदार्थ जैसे अतिरिक्त जल का निष्कासन वाष्पीकरण द्वारा होता है। पौधे अपना कुछ अपशिष्ट पदार्थ आसपास की मृदा को उत्सर्जित कर देते हैं। क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? मानव का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। यदि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इससे ग्लूकोज का पुनः तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और ऊर्जा में कमी होने लगती है। इससे थकावट उत्पन्न होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना करें। कुपिका, फुफ्फुस में गुब्बारेनुमा संरचना कुपिका कहते हैं। वृक्काणु, उत्सर्जन तंत्र की इकाई को वृक्काणु कहते हैं। कुपिका शुद्ध तथा अशुद्ध वायु को वहन करती है। वृक्काणु शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर वायु को वहन करती है। कुपिकाओं का आकार छोटा होता है। वृक्काणु लूपदार बड़े आकार में होते हैं। कुपिकाएं शरीर में रसायन CO2 गैस के रूप में निकलती है। वृक्काणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकलती है। यह श्वसन कार्य में मदद करती है। यह उत्सर्जन कार्य में मदद करती है। अपोहन, कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस वह प्रक्रिया जिसमें रुधिर से छोटे अणु, उदाहरण जल, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि छनकर अलग किया जाता है, लेकिन बड़े अणु, उदाहरण प्रोटीन, छनकर बाहर नहीं किया जाता, उसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं।
यदि वृक्क कार्य ना करता हो तो। नोट, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। रेजिन चीड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। कुछ पादपों में जल पत्तियों में बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलता है, जिसे बिंदु श्रवण कहते हैं। पादपों के कुछ उपयोगी अपशिष्ट पदार्थों में रेजिन, गोंद, रबर है।